हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम अपने सीटेट साइंस जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने एनसीईआरटी के कंटेंट को और जो भी आपके सीटेट में पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हम एनालाइज करते हुए चैप्टर वाइज चल रहे हैं। और साथ में 9th-10th स्टैंडर्ड के भी जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं पिछले साल या फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी, उन कंटेंट को भी, उन टॉपिक को भी हम साथ में इसमें ऐड करके डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ओके, सो आज हमारा 3rd क्लास है। हमने अपने फर्स्ट क्लास में क्लास 6 के 2 चैप्टर को कवर कर लिया था। पहला था आपका फूड और सेकंड चैप्टर था आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, सेकंड क्लास में हमने उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू को डिस्कस किया था, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके उस चैप्टर से बने हैं। आज हम 3rd क्लास में फाइबर टू फैब्रिक, ये आपका क्लास 6 का 3rd चैप्टर है, क्लास 7th का भी 3rd चैप्टर है और क्लास 8th में यही चीज सिंथेटिक फाइबर्स और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिया गया है, वो है प्लास्टिक। ओके, सो सिंथेटिक फाइबर तो सेम टॉपिक है जो आपके फाइबर टू फैब्रिक में दे रखा, बस थोड़ा सा वहाँ पे डिटेल में दिया है और आपके 7th और 6th क्लास में थोड़ा सा उससे कम दिया है। प्लास्टिक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल से हमारा क्लास रेगुलर चलेगा। सुबह हम 9 बजे आपको क्लास, मॉर्निंग में 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी साइंस की। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, ये जो आपका फाइबर टू फैब्रिक यानी कि तंतु से वस्त्र तक वाला जो टॉपिक है, ये आपके हिस्ट्री के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और साइंस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे हिस्ट्री में भी हिस्ट्री ऑफ वस्त्र यानी कि हिस्ट्री ऑफ फैब्रिक में पढ़ते हैं। ओके, सो देखिए, फाइबर जो होता है, ये फाइबर आखिर आया कहाँ से और फैब्रिक तक कैसे पहुंचा, हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे तंतु से धागे बने, धागे से वस्त्र बने। ओके, जैसे कि हमें पता है कि पहले, बहुत पहले लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, लोग पत्तों से और जानवरों की खालों से शरीर को ढकते रहे, तो आखिर वस्त्रों का निर्माण कैसे हुआ, हम फाइबर यानी कि तंतु से वस्त्र तक कैसे पहुंचे और ये फाइबर टू फैब्रिक जो है वो है क्या। ओके, सो देखिए यहाँ पे दिया है कि वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स। ओके, सो जैसा कि हमें पता है कि जो फैब्रिक है यानी कि जो तंतु है वो किससे बना है, तो यार्न से बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार्न्स क्या है। ओके, सो यार्न्स जो है धागे को लपेट लिया, जो धागा होता है ना आपका, वही होता है आपका यार्न्स। मीन्स कि हम यह देखते हैं कि तांगों को, मीन्स तांगे यानी कि धागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ओके, सो ये धागे जो होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया व्हाट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ, हम यह देखते हैं कि तागों को यानी कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है, तो यह धागे किससे बनते हैं। ओके, सो हम समझेंगे कि कैसे फैब्रिक जो होता है वो यार्न से बनता है, मतलब कि बहुत सारे धागे से। देखिए, सबसे पहले आपका आया फाइबर, फाइबर से आया यार्न यानी कि तंतु, तंतु से धागे, धागे से कपड़े का निर्माण हो गया। राइट, सो यहाँ पे दिया है कि वी फाइंड दैट अ फैब्रिक यानी कि कपड़े जो हैं वो यार्न से मिलके बने हैं। मीन्स कि बहुत सारे यार्न्स, बहुत सारे धागे को लपेट लिया तो उससे आपके वस्त्रों का निर्माण हो गया। सो जो यार्न्स हैं, ये जो धागे हैं, ये किससे बने हैं, हम यह देखते हैं कि तांगों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है, तो जो ये धागे हैं ये किससे बनते हैं, आखिर सवाल यह है। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने घर पे अपनी सुई देखा और सुई में जो धागे डालते हैं, या फिर आपकी मम्मी जब सुई में धागे डालती होंगी तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा वहाँ पे। ओके, क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या प्रेक्षण किया होगा कि कई बार ये होता है कि जो तांगे होते हैं यानी कि जो धागे होते हैं, उनकी जो सिरा होती है वो कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाती है, यानी कि पतले पतले धागे निकल जाते हैं। जब आप सुई में धागा डालने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो धागा जो है वो पतली पतली उसमें से लड़ियाँ निकल जाती है। ओके, स्ट्रैंड निकल जाते हैं, लड़ियाँ जिन्हें हम स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, सो ऐसा होने पे क्या होता है, ऐसा होने पर जो तागे होते हैं यानी कि जो धागे होते हैं उनको सुई की नाक में, मतलब कि सुई की नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। राइट, सो बहुत लोग मुंह में डाल के उसको पतला करने लगते हैं या फिर हाथों से उसे पतला करके डालने की कोशिश करते हैं। राइट, सो जो ये तांगे जो ये दिखाई देती हैं, सो ये जो तांगे होती हैं मीन्स धागे होती हैं दिखाई देने वाली, जो पतली लड़ियाँ भी वाली होती हैं वो और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। ओके,
और अधिक अधिक कई सारी मतलब कि बहुत सारी स्ट्रैंड यानी कि बहुत सारी लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं तंतु यानी कि फाइबर। ओके, सो देखिए यहाँ पे दिया है कि वी माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। ओके, many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. Okay, this makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है जब ये बहुत सारे थिन थ्रेड जो स्ट्रैंड होते हैं, जो थ्रेड होते हैं, वो कई सारे स्ट्रैंड्स में जब सेपरेट हो जाते हैं तो सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है ना। ओके, सो देखिए द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। सी, जो ये थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड होते हैं, जो हमें दिखता है थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड जो फैला फैला ये कई सारे धागे दिखने लगते हैं उसमें, वो भी क्या होते हैं, वो भी बहुत सारी पतली पतली लड़ियाँ यानी कि स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फाइबर्स यानी कि तंतु। सो देखिए अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो जो रॉ मटेरियल होता है ना, कच्चा सामान, जो फाइबर्स होते हैं हमने रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा सामान जो हमको डायरेक्ट एनिमल से या फिर प्लांट से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉटन हो गया, ऊल हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया। ओके, सो प्लांट से जैसे आपको कॉटन मिल गया, जूट मिल गया, मीन्स की रुई और पटसन मिल गया। ओके, एनिमल से आपको ऊल यानी कि ऊन मिल गया और रेशम मतलब सिल्क मिल गया। ओके, सो क्या होता है कि जो कॉटन या फिर जो ऊल या फिर जो सिल्क है या फिर जो जूट है वो हमें डायरेक्ट मिला, मतलब डायरेक्ट आ गया, वही है आपका फाइबर। ओके, बट जो प्रोसेस होके आया, जो साफ होके आया, मीन्स कि कॉटन को लाए आप, फिर उसकी सफाई किए। ओके, सफाई के बाद बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस होने के बाद वो तैयार होता है, राइट। तो जब पूरा प्रोसेसिंग होके आपके घर पे आ गया तब होता है वो फैब्रिक यानी कि वस्त्र। ओके, सो पहले क्या था, जो डायरेक्ट कॉटन आ गया, जो डायरेक्ट ऊल आ गया, वो हो गया आपका फाइबर्स। ऊल भी तो मान लीजिए कि भेड़ के बाल जो लिया जाता है बालों को, तो उनसे मतलब कि जो भेड़ों के बाल होते हैं तो उनसे ऊन जो नहीं मिलता है, तो वो डायरेक्ट आपको अगर मिल गया तो उसको हम कहेंगे फाइबर यानी कि तंतु। बट उसकी सफाई बनाई छटाई होके जब वो पूरा प्रोसेसिंग होके जब सफाई बुनाई जो होता है, सफाई होता है, छटाई होता है, बुनाई होता है, तो उसके बाद जब पूरा प्रोसेसिंग होके आपके घर पे आ गया वो ऊन, तब हम उसको कहेंगे ऊल जो आ गया, ऊन आ गया, तो वो हो जाता है आपका फैब्रिक। ओके, बट जो डायरेक्ट आया वो हो गया फाइबर्स। ओके, सो देखिए फाइबर से क्या बना, फाइबर से आपका यान बना। ओके, फाइबर मीन्स की तंतु, तंतु से क्या बने, यान यानी कि धागे। ओके, अब इन धागों से क्या बना, तो कपड़ा यानी कि फैब्रिक। ओके, और इन्हीं धागों में, इन्हीं यान में आप देखेंगे तो पतले पतले बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, बहुत सारे धागों, बहुत सारे स्ट्रैंड्स से मिला के एक धागे ऐसे मोटे जो लपेटे हुए धागे होते हैं, तो बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड से ये धागे बनते हैं। वो स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, फाइबर्स ही तो होते हैं। इन्हीं फाइबर्स के जो पतली पतली मिला के यान बनाए जाते हैं, एक धागा बनता है, धागे से क्या बनता है आपका फैब्रिक यानी कपड़े बनते हैं, राइट। सो चलिए आगे देखिए आपके एनसीईआरटी में पिक्चर गिवन है। ओके, सी स्प्लिटिंग द यान इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ओके, देखिए ये हो गया आपका यान। ओके, इसको स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे थिन स्ट्रैंड्स। ओके, मतलब कि तांगे को पतले तंतुओं में विखंडित करना। ओके, देखिए यहाँ पे तांगों को पतले तंतुओं में विखंडित किया जा रहा है। ओके, सो नीचे देखिए जो तागा है उसमें से पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है, मीन्स की पतली पतली लड़ियाँ दिखने लगती है। ओके, सो यही है आपका जो ये तांगे हैं यानी कि यान है, इनमें भी बहुत सारे स्ट्रैंड से यानी कि लड़ियों से मिलके बनी होती है, जिन्हें हम उन लड़ियों को क्या कहते हैं, जो बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं तो वो फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स उसमें मतलब बहुत सारी लड़ियाँ होती हैं, तो उन्हीं फाइबर से आपका क्या बन जाता है, ये धागा बन जाता है। ओके, उन्हीं पतली पतली लड़ियों को बिना मिला के धागा बन जाता है, मीन्स कि उन्हीं पतली पतली स्ट्रैंड्स को मिला के, मीन्स उनको हम फाइबर कहते हैं, तो उनको मिला के यान बन जाता है और यान से आपका फैब्रिक बन जाता है यानी कि कपड़ा बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वस्त्र तांगों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तांगे भी आगे तंतुओं से यानी कि फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ओके, और ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब हम यहाँ जानेंगे कि ये जो तंतु हैं, ये फाइबर्स हैं, वो कहाँ से आते हैं। सो देखिए हमने पहले ही जान लिया ये बात कि फाइबर्स जो होते हैं वो एनिमल्स से या फिर प्लांट से आते हैं, राइट। सो आखिर जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक तंतु होते हैं, वो कौन होते हैं, तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट मीन्स की कॉटन, जूट, ओके,
कॉटन हो गया, जूट हो गया आपका, रेशम रेशमी हो गया मीन्स कि सिल्क हो गया, ऊन हो गया मतलब कि ऊल ऊनी हो गया। ओके, तो ऊनी जो मतलब कि ये तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ओके, मीन्स कि देखिए एंड ऊल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, मीन्स कि जो नेचुरल फाइबर्स, ओके, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो डायरेक्ट आपके प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल में आपका कॉटन हो गया, ऊल हो गया, जूट यानी कि पटसन, जिसको हिंदी में हम पटसन कहते हैं, सिल्क हो गया। ओके, सो प्लांट से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? तो प्लांट से आपकी कॉटन, जूट मीन्स कि रुई और पटसन प्राप्त होते हैं। ओके, ये कॉटन और जूट जो है ये आपके प्लांट से यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ों से प्राप्त होते हैं। और जो ये सिल्क और ऊल है, ओके, मतलब ऊन, ओके, ऊन और रेशम है जो, ये आपका एनिमल से प्राप्त होता है। ओके, सो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक तंतु, नेचुरल फाइबर्स। जो भी आपका डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर्स। ओके, और बात करें आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर की, सो चलिए पहले इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर या फिर जिसे हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं, कॉटन और जूट यानी कि रुई और पटसन जो होते हैं वो आपके प्लांट से प्राप्त होते हैं। कॉटन और जूट, ओके, कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, सो जो ऊन और रेशम होते हैं यानी कि ऊल और सिल्क होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं, ऊन और सिल्क के तंतु जो होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं जंतुओं से यानी कि एनिमल से। ओके, wool is obtained from fleece of sheep or goat and also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. ओके, सो जो ऊन है वो भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से भी प्राप्त होती है, राइट, ये तो हमें पता ही है। और इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ओके, जो सिल्क फाइबर है ये इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म। ओके, रेशमी तंतु जो है वो रेशम कीट ककून से खींचा जाता है। इसका हम पूरा जो प्रोसेस है उसे आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो ये सिल्क है, सिल्क से फैब्रिक तक की कहानी, कॉटन से फैब्रिक तक की कहानी, ऊल से फैब्रिक तक की कहानी। ओके, सो जो हमने अभी पढ़ा कि नेचुरल फाइबर्स में क्या होता है, डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, जो प्लांट के सोर्स है एनिमल के। ओके, बट जो आर्टिफिशियल होता है आपका मीन्स कि जो सिंथेटिक यानी कि संश्लिष्ट तंतु जो होता है वो होता है जो वो हमें ना प्लांट से प्राप्त होता है और ना ही एनिमल से। ओके, जैसा कि हमें पता है कि हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल तंतु हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं, उन्हीं का उपयोग होता रहा, राइट। बट पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों यानी कि जिनका स्रोत ना ही प्लांट है और ना ही जंतु है, उनसे मतलब कि फाइबर्स का निर्माण किया जा रहा है। सो वैसे फाइबर्स, वैसे सब्सटेंस जो कि ना हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं और ना एनिमल से, ओके, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक यानी कि संश्लिष्ट तंतु। ओके, सिंथेटिक फाइबर, इसके उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा? सो इसके उदाहरण में आपका पॉलिएस्टर, नायलॉन और जो एक्रिलिक है वो आपका जो संश्लिष्ट तंतु है उसके उदाहरण हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सम प्लांट फाइबर्स की बात करेंगे, कुछ पादप तंतु की बात करेंगे। सो हमारा जो पहला है प्लांट फाइबर्स यानी कि पादप तंतु, वो है आपका कॉटन यानी कि रुई। ओके, रुई। ओके, सो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। रुई तो सबको पता है, आपने कभी अगर तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई होगी तो इन बत्तियों को बनाने के लिए आप रुई का उपयोग करते होंगे, राइट। और इस रुई का उपयोग गद्दों में, रजाइयों में अथवा तकियों में भी किया जाता है। ओके, सो जो ये रुई है, जो ये कॉटन प्लांट्स है, ओके, जो रुई जो आता है आपका वो कॉटन प्लांट से आता है। सो जो कॉटन प्लांट्स है ये कहाँ होते हैं स्पेशली? सो यूजुअली ये कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आपकी जो ब्लैक सॉइल है यानी कि जो जहाँ की मृदा काली हो तथा जलवायु उष्ण होती है यानी कि वार्म क्लाइमेट होती है, जलवायु उष्ण हो और मृदा काली हो। ओके, सो वहाँ पे ये साधारणतः कपास के जो पौधे हैं, कॉटन के जो पौधे हैं वो वहीं उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली अथवा जो जलवायु है वो उष्ण होती है। ओके, तो कुछ ऐसे आप राज्यों के नाम बता सकते हैं। देखिए, जहाँ हमारे देश में जो कपास की कृषि होती है ना, कपास की कृषि की जाती है, तो कपास जो होता है, कपास जो प्लांट्स के फल यानी कि पादप के फल मीन्स कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। ओके, सी द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट्स होता है ना
वो जिसे हम कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, वो जो लेमन होता है मीन्स कि जो नींबू होता है उनके साइज के बराबर या उनके आकार के बराबर होते हैं। ओके, सो आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। ओके, सो क्या होता है कि जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो बीज, तो क्या होता है कि जब बीज जो है वो पूर्ण परिपक्व होने पर टूट जाता है और टूट कर खुल जाता है। ओके, तब क्या होता है कि अब जो कपास है वो तंतुओं से ढके जो बिनौले होते हैं यानी कि कपास बीज होते हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, सो देखिए प्रोसेस क्या होता है कि जब पूर्ण परिपक्व होने पर जो बीज है वो टूट कर खुल जाते हैं तथा अब जो कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कि कपास बीज को देखा जा सकता है। देखिए, जो आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स, मतलब कि जो सीड्स आपका कॉटन फाइबर्स जो कवर्ड है वो दिखने लगता है, जो मतलब कि सीड्स कवर्ड विथ, जो सीड्स आपका कॉटन फाइबर्स से कवर है वो दिखने लगता है। ओके, मतलब कि जो आपका कपास जो होता है कपास बीज उनको देखा जा सकता है। ओके, फ्रॉम these balls cotton is usually picked by hand, fibers are then separated from the seeds by combing। ओके, अब क्या होता है कि जब वो दिखने लगते हैं खुल जाते हैं तो अब कपास तंतुओं से जो ढके बिनौले होते हैं यानी कि कपास बीज होते हैं उनको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद से क्या होता है कि इस समय जो खेत के जो कपास होते हैं तो मतलब कि परिफुल्ल जो रो, मतलब कि जो आपने अगर कॉटन देखा होगा तो कॉटन जो स्पेशली एकदम रो जो होते हैं मतलब इतना श्वेत हो जाता है, जो कपास के जो परिफुल्लु यानी कि श्वेत हो जाता है, जैसे कोई हिमने या फिर जैसे आपने देखा ओस जैसे गिरता है तो एकदम से वाइट वाइट जैसे, तो वही जो हिम ने ढक लिया हो वैसा दिखने में लगता है। अभी हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे। तो साधारणतः जो इन कपास होते हैं, ये जो कपास होते हैं उनके बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड। सो हम उसको क्या करते हैं, हाथों से तोड़ लेते हैं। ओके, फिर उसके पश्चात क्या होता है कि कपास से बीजों को कंकन द्वारा पृथक किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ओके, सो मतलब उसका हम कॉम्बिंग करते हैं। तो उसके द्वारा जब देखिए जो ये है ऐसे। ओके, जो ये कपास के बॉल हैं तो इनको हमने हाथों के द्वारा तोड़ लिया उनके प्लांट से। ओके, अब हमने जब इसे तोड़ लिया, ओके, सो क्या करेंगे इसके पश्चात जो ये कपास से बीजों को जो कंकतन होता है यानी कि जो कॉम्बिंग प्रोसेस होता है, तो हम इसको कंघी यानी कि कॉम्बिंग के माध्यम से इसमें से जो आपका कपास जो होता है ना, जो मतलब कि जो कपास से बीजों को कंकतन द्वारा यानी कि उसको हम कंघी द्वारा कॉम्बिंग द्वारा अलग करते हैं। ओके, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास ओटाना। ओके, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गिनिंग। ओके, गिनिंग। फ्रॉम दिस balls cotton is usually picked by hand, fibers are then separated from the seeds by combing, this process is called गिनिंग, यानी कि कपास उठाना कॉटन का गिनिंग कहलाता है। ओके, कपास उठाना। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण हो। ओके, कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। ओके, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से जो ढके बिनौले होते हैं उनको देखा जा सकता है। तो जब वो देखा जा सकता है तो उनको आप अपने हाथों से तोड़ सकते हैं और हाथों से तोड़कर उसको लाकर उसका कॉम्बिंग करते हैं। देखिए, ये है आपके एनसीईआरटी में गिवन पिक्चर जो है आपका फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। ओके, ये देखिए आपका कॉटन प्लांट्स। ओके, कपास का जो प्लांट्स है। ओके, सो सी अब आपने उसको क्या किया, उसको जो तोड़ के आप लाएं। ओके, क्या हुआ प्रोसेस कि जब आपने देखा कि जो पूर्ण परिपक्व होने पर जो बीज होते हैं वो टूटकर खुल जाते हैं तथा अब जो कपास तंतु से ढके जो बिनौले होते हैं उनको आप देख सकते हैं। ये देखिए, जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तो खुल जाते हैं। ओके, ये पूर्ण परिपक्व होने पर खुल जाते हैं तो आप इसको तोड़ सकते हैं। राइट, जो अभी पूर्ण परिपक्व होकर जब खुल जाएंगे तो आप उनको तोड़ सकते हैं हाथों से और उसके बाद से आप क्या करेंगे, सुदसी कॉम्बिंग मेथड से। ओके, क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि इन कपास बालों से कपास को हस्त द्वारा आपने चयन द्वारा प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, कपास से बीजों को कॉम्बिंग द्वारा पृथक करेंगे। ओके, सी ये कॉम्बिंग द्वारा इसके पृथक कर रहा है बीजों को, आप उसे तोड़ के लाए। ओके, और आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉम्बिंग द्वारा उनके बीजों को पृथक कर रहे हैं। ओके, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं गिनिंग। ओके, मीन्स की कपास उठाना। ओके, सो देखिए, पारंपरिक ढंग से कपास जो है वो हाथों से ओटी जाती थी, बट आजकल कपास उठाने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। ओके, सो सी अब हम बात करेंगे
कि आप जब उसे कॉम्बिंग मेथड से अलग कर दिए, ओके, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उसको उससे यार्न बना लेंगे, ओके। अब यार्न से आप मतलब कि मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, ओके, कपास से आप यार्न बना लेंगे। ऐसे जैसे आपने देखा होगा ना लैंप वगैरह में, या फिर अगर आप दिए जलाते होंगे तो बाती देखे होंगे ना, उसका बनता है। सो जो रुई होता है तो ऐसे बन गया, तो वही यार्न है आपका, ओके। यार्न मीन्स कि धागे को लपेट लिया आपने, जो कपास की वो कॉम्बिंग वगैरह करके पूरा प्रोसेस करके उसको निकाल लिया, उसके बाद से उसको आपने यार्न बना दिया पतला ऐसे रुई का, जैसे जो लैंप का बाती या फिर आपने दिए जो पूजा करने वाला उसका बाती आपने बना दिया, ओके, एक ऐसे बाती बना दिया, ओके। सो मेकिंग yarn from cotton, see this picture is given in your NCERT book. So to make fabrics all these fibers are first converted into yarns, okay. सो कपड़े बनाने के लिए पहले इन सभी फाइबर्स को हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, तो यार्न्स में, यानी कि धागे में। जैसे हमने कपास की पूरी प्रोसेसिंग करके उसको जो फाइबर्स थे उनको प्रोसेस करके, जो रॉ मटेरियल्स यानी कि जो फाइबर्स थे उनको हमने पूरी प्रोसेसिंग करके उनका यार्न बना लिया, यानी कि तांगा यानी कि धागा बना लिया, धागे को लपेट लिया, ओके। सो उसके बाद से हमारा क्या बनेगा, इसके बाद इन्हीं धागों से, इन्हीं यार्न से हमारा फैब्रिक्स यानी कपड़े बन जाते हैं, राइट। सो चलिए अब बात करते हैं हम जूट की। सो जूट में क्या होता है, जूट से फैब्रिक तक की कहानी देखते हैं, जूट से कपड़ों तक की कहानी देखते हैं कि जूट में कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, जूट से कैसे पूरा प्रोसेसिंग होता है जूट में, ओके। सो जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ओके। सी हियर इट्स गिवन कि जो जूट प्लांट होता है जिसको हम पटसन भी बोलते हैं, ओके। सो जो पटसन तंतु होता है मीन्स कि जूट फाइबर्स जो होता है वो पटसन पादप यानी कि जूट प्लांट्स के तने से प्राप्त किया जाता है, ओके। जो तना होता है सो जूट प्लांट्स के तने से प्राप्त किया जाता है, ओके। जो इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ओके। और जो भारत में इसकी खेती जो होती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है, ओके। रेनी सीजन में इसकी कल्टिवेशन यानी कि खेती की जाती है, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ओके। सो भारत में पटसन की जो प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम में उगाया जाता है, ओके। जो आपका ये जूट है ना, स्पेशली आपका जो पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः जो ये जूट प्लांट्स होते हैं वो फसल को पुष्पन अवस्था में उनकी कटाई होती है, ओके। जो जूट प्लांट्स होते हैं तो उनकी फसल की जो कटाई होती है वो पुष्पन अवस्था में, पुष्प अवस्था में होती है। और जो फसल कटाई होती है उनके पश्चात जो पादपों के यानी कि प्लांट्स के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रख दिया जाता है। और ऐसा करने पे क्या होता है, जो तने होते हैं वो गल जाते हैं और उन्हें पटसन यानी कि जूट तंतुओं, ओके, जूट फाइबर से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। और वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को यानी इन सभी जो फाइबर्स हैं उनको तांगों में परिवर्तित यानी कि यार्न्स में परिवर्तित कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि यहाँ पे देखिए दे रखा है कि कताई के लिए, मतलब कि इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, ओके, कताई। सो जो आपका कताई है तो रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उन्हीं को हम कताई यानी कि स्पिनिंग कहते हैं, ओके। सो सी हियर इट्स गिवन कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, मतलब फाइबर्स से यार्न बनाना यानी कि रेशे से तागा बनाने यानी कि धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उन्हीं को हम कताई कहते हैं, ओके। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज को मीन्स कि एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ओके। और ऐसा करने से जो रेशे होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, ओके। मतलब कि मान लीजिए कि जो हमने स्ट्रैंड्स देखा, लड़िया देखा, ओके। सो बहुत सारे जो रेशे होते हैं मीन्स कि जो फाइबर्स होते हैं उनको हम आपस में खींच के एक ऐसे बन जाता है, ओके, यार्न बना देते हैं, ओके। सो इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं स्पिनिंग मीन्स की कताई, ओके। कताई के लिए एक सरल युक्ति और है कि हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे हम तकली कहते हैं, ओके। और हाथ से प्रचलित जो कताई है उनमें उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति भी है जिसे हम चरखा कहते हैं, ओके। चरखे को तो आप सभी जानते होंगे कि चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी, राइट। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों यानी कि खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से में बने जो आयातित कपड़े थे उनका बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ओके। सो खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, ओके। सो हालांकि ये पूछता नहीं है आपके सीटेट में, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ओके। So see, next point is the process of arranging two sets of yarns
टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ओके, वीविंग जिसको हम कहते हैं बुनाई। ओके, सो यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स, यानी कि जो आपका तांगे हैं, तांगों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके फैब्रिक यानी कि वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ओके, सो उन्हीं को हम कहते हैं बुनाई यानी कि वीविंग। ओके, सो तांगों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई यानी कि वीविंग कहते हैं। ओके, ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के लोग जैसे मतलब बचपन में देखा होगा कि स्वेटर बुनते थे मम्मी लोगों के। अब तो खैर नहीं होता उतना, लेकिन जो स्वेटर बुनना जाता था, ओके, उनसे, सो वो भी आपका वीविंग कहते हैं उसे। ओके, सो ऐसे ही आपके फैब्रिक बनते हैं, तो दो सेट्स ऑफ यार्न्स जो होते हैं उनकी बुनाई होती है, तो उनसे फैब्रिक बनते हैं, राइट। सो मतलब कि दो तांगों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उन्हीं को हम वीविंग यानी कि बुनाई कहते हैं। और निटिंग में क्या होता है कि इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। ओके, सो निटिंग में यानी कि बधाई में क्या होता है कि जो सिंगल यार्न होता है, मीन्स कि जो बुनाई में कपड़े का जो एक टुकड़ा है बनाने के लिए एक ही सूत का उपयोग किया जाता है। ओके, सो निटिंग में क्या होता है कि जो सिंगल यार्न है, ओके, तो उनको मतलब कि एक ही जो सिंगल यार्न होते हैं उनका यूज करके एक फैब्रिक का टुकड़ा बनाया जाता है। ओके, देखिए ये आपके एनसीईआरटी में पिक्चर गिवन है। ओके, सो कागज़ की पट्टियों से ये बुनाई की जा रही है। ओके, कागज़ की पट्टियों से यहाँ पे बुनाई की जा रही है। ओके, सो ये आपका वीविंग का उदाहरण है, वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप्स। ओके, देखिए वीविंग बुनाई की जा रही है कागज़ की पट्टियों से। ओके, सो हमने वीविंग में क्या देखा कि तांगों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उन्हीं को हम बुनाई या फिर वीविंग कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने स्वेटर देखा होगा कि स्वेटर को जब बुना जाता है, ऐसे जब सिलाई स्वेटर बुना जाता है, स्वेटर की बुनाई होती है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका निटिंग में आ जाएगा। ओके, सो ये आपका निटिंग है। निटिंग में क्या होता है कि देखिए हमने देखा ना कि निटिंग जो होता है वो होता है आपका, इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ओके, निटिंग में क्या होता है कि एक जो सिंगल यार्न होता है उसका प्रयोग करके हम फैब्रिक का टुकड़ा यानी कि पीस ऑफ फैब्रिक मतलब फैब्रिक का यानी कि वस्त्रों का टुकड़ा बना लेते हैं। सो देखिए जो हम बुनाई करते हैं, जो हम स्वेटर की बुनाई करते हैं और उसका मतलब हम ऐसे एक टुकड़ा बना लेंगे, फिर दो, फिर उसको जोड़ देते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम निटिंग कहते हैं। ओके, इसको हम निटिंग कहते हैं। और जो हमने ऊपर कागज़ की पट्टियों से बुनाई देखी उसको हम वीविंग कहते हैं। ओके, देखिए ये देखिए हथकरघा है आपका, हथकरघा। ओके, जैसे कि इसी ढंग जैसे जो तांगे होते हैं, तो तांगे के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं, राइट। सो तांगे जो वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। ओके, सो वस्त्रों की बुनाई जो होती है वो करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। ओके, सो देखिए ये हस्त प्रचलित कैसे हो रहा है। ओके, का हस्तकरघा के माध्यम से वीविंग मीन्स की बुनाई की जा रही है। ओके, और ये है आपका निटिंग यानी कि बधाई या बुनाई प्रोसेस, जिससे हम निटिंग करके वस्त्र का निर्माण कर लेते हैं। ओके, फैब्रिक्स बना लेते हैं निटिंग के माध्यम से यानी कि बधाई या बुनाई। सो यान जो है आपका, तो यान से आप कैसे मतलब निटिंग करके उसका वस्त्र बना लें, तो ये आप देखे होंगे कि बहुत लोग मतलब पहले ऐसा होता था कि स्वेटर बना लेते थे, फिर जो भी मतलब जैसा भी ड्रेस चाहिए हो तो बुनाई करके बना लेते थे। तो वही निटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि यान से जैसा भी फैब्रिक्स बनाना चाहो, मीन्स वस्त्र बनाना चाहो बना लो, तो ये निटिंग प्रोसेस है। तो मेन जो आपका एनसीईआरटी में दिया है वो मेन प्रोसेस जो दो दिया है वो है निटिंग और वीविंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो अब तक हमने देखा आपका जो फाइबर है मीन्स की जो रेसे हैं उनसे रुई बनाने की मीन्स कॉटन बनाने की प्रक्रिया, और आपके जो जूट है यानी कि फाइबर से रेसे से जूट बनाने यानी कि पटसन बनाने की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे फाइबर से यानी कि रेसे से ऊल बनाने की यानी कि ऊन बनाने की प्रक्रिया। तो देखिए हम पहले स्टेप्स के बारे में चर्चा करने से पहले ये जानेंगे कि जो ये ऊल है, जो ऊल है आपका ऊन है, ये जो आपका ऊन है ना वो आपके सीप से मतलब कि सीप से, गोट से, याक से और सम अदर एनिमल से प्राप्त किया जाता है। ओके, जो आपका ऊन है वो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। और इन ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं, तो ऊल इल्डिंग एनिमल्स कहते हैं। ओके, ऊल इल्डिंग एनिमल्स हम कहते हैं इन जंतुओं को। क्यों? क्योंकि इनके शरीर बालों से ढके होते हैं।
ओके, और ये हमें ऊन प्रदान करते हैं। ओके, तो ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं को हम ऊल यील्डिंग एनिमल्स कहते हैं। ओके, सो जैसा कि हम याक हो गया, तो याक जो है ना, याक ऊल जो होता है वो तिब्बत और लद्दाख में कॉमन है। ओके, जो याक ऊल है आपका, बेसिकली वो जैसे कि आपका जो याक है वो मतलब कि कुछ याक जैसे कि ऊन जो होता है ना वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यद्यपि जो भेड़ों की ऊन होती है ना, तो भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। बाजार में फिर भी सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन जो होती है वो भेड़ की ऊन ही होती है, लेकिन जो याक की ऊन होती है वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ओके, और जो बकरी होती है तो बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ओके, सो जो एक अंगोरा बकरी होती है, तो अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कि आपका जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। और जो कश्मीरी बकरी होती है, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, जिनको हम मुलायम बाल को हम क्या कहते हैं, फर बोलते हैं। आपने अगर ईवीएस पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं, जिन्हें हम फर बोलते हैं, इनसे जो बेहतरीन सालें बनाई जाती है, जिन्हें हम पश्मीना सालें कहते हैं। ओके, पश्मीना सालें। और जो ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग होता है ना, वो भी ऊन के लिए किया जाता है। ओके, जो ऊँट होते हैं, कैमल्स होते हैं, तो उनके भी शरीर पे जो बाल होते हैं, तो उनका उपयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। और दक्षिण जो अमेरिका है आपका, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जो लामा और एल्पेका नाम के होते हैं, लामा और एल्पेका, उनसे भी ऊन प्राप्त होती है। ओके, लामा और एल्पेका। ओके, सो ये आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी याद रखना। वैसे इतना पूछा नहीं जाता है, हाँ ये पूछा जाता है कि कैसे मतलब चरण में ये स्टेप्स पूछेंगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं करा है। बस ऐसे ही आपको बता दिया है कि अगर पूछ लिया तो आप लोगों को याद रहेगा। ओके, सो जो भेड़ होती है ना, तो भेड़ की जो रोएदार त्वचा होती हैं, उनमें 2 प्रकार के रेशे होते हैं, 2 टाइप्स के रेशे होते हैं। जो पहला रेशा होता है वो होता है दाढ़ी के रूखे बाल। ओके, और दूसरा जो होता है वो त्वचा के निकट अवस्थित तंत्र रूपी मुलायम बाल होता है। ओके, सो जो तंत्र रूपी बाल होता है, उसको मतलब तंत्र रूपी बाल ऊन, उसी को हम कार्तिक ऊन भी कहते हैं। मतलब कि उनको बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ये जो तंत्र रूपी बाल होते हैं भेड़ के, वही ऊन बनाने के लिए रेशे मीन्स की फाइबर प्रदान करते हैं ऊन बनाने के लिए। ओके, तो भेड़ों की कुछ नस्लें जो होती हैं, तो कुछ नस्लों में केवल वही जो तंत्र रूपी बाल हैं, जिसको हम कार्तिक ऊन कहते हैं, वही जो तंत्र रूपी मुलायम बाल ही होते हैं कुछ नस्लों में भेड़ों के। ओके, सो इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। ओके, सो तंत्र रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया क्या कही जाती है, तो यह प्रक्रिया आपका कहा जाता है वर्णात्मक प्रजनन, यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है, यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसे कहा जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सॉरी देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होता है वो इस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो स्पेशल कैरेक्टर होता है सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जो आपकी जीन्स में जेनेटिक हेरिडिटी स्ट्रक्चर जो होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, सो जो तंत्र रूपी मुलायम बालों विशेष गुणयुक्त भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों के जो जनक होते हैं, तो जनकों के जो आपको बताया मैंने कि वर्णात्मक प्रजनन मतलब कि जो जनक होते हैं, तो जनकों से उत्पन्न जो होते हैं बाल, जैसे कि आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जनकों के चयन की यह प्रक्रिया जो होती है, विशेष गुणयुक्त भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया क्या कही जाती है, तो यही प्रक्रिया आप लोगों का सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी कि वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। सो ऊल जो होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ऊल होता है वो आप लोगों का सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब कि जो भेड़ का ऊल होता है, सो प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब कि वर्णात्मक प्रजनन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं चरण की कि इनके कौन कौन से स्टेप्स हैं। देखिए
ये जो आप लोगों का जो भेड़ घने बालों वाली भेड़ होती हैं, ओके, सो मतलब कि ये याद रखना है कि या घने बालों वाली भेड़, ऊँट हो गया आप लोगों का, अंगोरा बकरी, तो ये सब ऊन हमें प्रदान करती है, मतलब ऊन की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि रेशों से ऊन तक का सफ़र क्या है। सो देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, ये हम सबको पता है। तो उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। ओके, सो जो भेड़ पालन और प्रजनन होता है, मतलब कि यदि आप जम्मू कश्मीर और मतलब कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा जो है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो गया आपका, और गुजरात हो गया, उनके मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों की झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। आप अपने तरफ भी अगर आप गाँव में रहे हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि भेड़ों को गडरिया जो है वो चराने जाते हैं झुंडों में। ओके, तो जो भेड़ होती हैं वो बेसिकली शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियाँ पसंद करती हैं, राइट। सो जो भेड़ होती हैं, पालने वाले जो होते हैं, उनके जो भेड़ पालक होते हैं, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ जो होता है और खनिज भी खिलाते हैं, राइट। और सर्दियों में जो भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियाँ, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। तो हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है? तो ऊन के लिए। तो भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, ओके, बालों की घनी परत होती है जिसमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन की प्राप्ति होती है, ओके। जैसा कि हमने बताया आपको कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ओके, मतलब पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ओके। सो जिसमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, ओके। सो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग वाला, जैसे कि अगर आप जेनेटिक्स, जीन्स वगैरह, डीएनए वगैरह पढ़े होंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि वर्णात्मक प्रजनन यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम किसे कहते हैं, ओके। तो जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है, ओके। जब भेड़ों पर बालों की संख्या मतलब एकदम घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनको काट लिया जाता है, बालों को, ओके, उनके। तो अब इन स्टेप्स को हम कैसे यहाँ से ऊन की प्राप्ति होगी, जैसा कि हमें पता है कि स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। तो किस किस स्टेप्स के जरिए हम ऊन की प्राप्ति करेंगे, सो चलिए हम उसे देखते हैं। सो हमारा जो चरण 1 है, स्टेप 1 है, उसमें हम ऊन की कटाई करेंगे। ये स्टेप्स आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे ही ऐड किया है। डायरेक्ट स्टेप्स पूछ लिया जाता है कि मैच करने के लिए आ जाएगा कि स्टेप्स कौन सा, मतलब सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ओके। सो आप लोगों को स्टेप्स याद होना चाहिए। सो चरण 1 क्या है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, ओके। मान लीजिए जो भेड़ है उसके ऊपर घनी वृद्धि वाली मतलब बाल पूरा हो गया, तो अब बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहला जाता है? यह प्रक्रिया कहा जाता है ऊन की कटाई, ओके। तो भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए, ओके, प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके, ओके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं और इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका कि उनका जो, ये देखिए, भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके, ओके। सो जो ये वायु, तो वायु जो होती है ना, तो वायु जो हवा होता है, वायु होता है, तो वायु ऊष्मा की कुचालक है, ओके। सो बालों के बीच, इनके मतलब बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, ओके। अतः जो ये बाल होते हैं तो इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, ओके। सो ऊन इन्हीं रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है, राइट। सो देखिए भेड़ जो होते हैं तो बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके, इसीलिए इनको गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ओके। सो देखिए ठंडी में ये अपने मतलब बाली इनको गर्म रखते हैं, तो बालों के अंदर जैसे कि ऊष्मा जो है आपका, हीट का जो हीट है, अभी हम लोग आगे उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वायु जो होता है मतलब कि एयर जो होता है, एयर ऊष्मा की कुचालक है, मतलब वायु जो है ऊष्मा की कुचालक है, ओके। सो बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, ओके। सो देखिए
इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। जो हमने ऊन की कटाई कर ली, ओके, सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। देखिए, बाल ऊनी रेशों प्रदान करती हैं, ओके, जो उनके बाल होते हैं, जो उनकी कटाई कर ली गई, ऊनी रेशे प्रदान करते हैं और इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है, ओके, ऊन का धागा बना लिया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो ये ऊन का धागा बनाया जाता है, ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः जो होती है वो डेड कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब मृत कोशिकाओं से, मृत सेल से, मतलब डेड सेल से, यानी कि मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं, ओके, ये तो सिंपल बात है। सो अगर हम ये हमारा स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 में यही है आपका, बस इतना आपको याद रखना है कि स्टेप 1 में ऊन की कटाई होती है, ओके, मतलब कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। इतना आपको याद रखना है, ओके। बात करें हम स्टेप 2 की, तो जो आपका स्टेप 2 है, ओके, स्टेप 2 यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आई थिंक स्टेप 2, ओके, चरण 2, ओके। तो जो चरण 2 है, तो इसमें स्टेप 2 में क्या होता है कि त्वचा सहित उतारे गए जो बाल हैं, तो बालों को टांकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। जो हमने उनकी कटाई की, बाल को निकाला, तो बालों को टांकियों में डालकर, ओके, टांकियों में डालकर उनको अच्छी तरह से धोया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी चिकनाई, जिससे उनकी चिकनाई हो सके और धूल और गर्द निकल जाए, ओके। और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। तो स्टेप 2 में आप लोगों को अभिमार्जन याद रखना है, ओके। स्टेप 2 में क्या याद रखना है? तो अभिमार्जन याद रखना है। पहले स्टेप में ऊन की कटाई, सेकेंड स्टेप में अभिमार्जन हो रहा है, मतलब कि टांकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, ओके, जिससे उनकी गंदगी और चिकनाई, धूल, जो चिकनाई हो सके और गंदगी, धूल और गर्द निकल जाए। तो यह प्रक्रम आपका अभिमार्जन कहलाता है। और आजकल जो अभिमार्जन है वो आपका मशीनों द्वारा भी किया जाता है, ओके। बात करें अब स्टेप 3 की, तो स्टेप 3 में क्या होता है कि स्टेप 3 में अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, ओके। हमने उसको काट लिया, अब उसको धुल लिया, धुल के साफ कर लिया, उसके बाद छटाई की जाती है, ओके। छटाई किया, उसको रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया, ओके, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। सो हम क्या करेंगे कि रोमिल अथवा जो रोएदार बाल हैं उनको हम कारखानों में भेज देंगे, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा जाता है और अलग किया जाता है, मीन्स पृथक किया जाता है। स्टेप 4 की बात करें, देखिए, स्टेप 1 था उनकी कटाई, सेकेंड स्टेप था अभिमार्जन मीन्स धुलाई, और थर्ड स्टेप था आपका अभिमार्जन के बाद छटाई, और फोर्थ स्टेप 4 में, यानी कि चरण 4 में, बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, ओके, जिन्हें हम बर कहते हैं। देखिए, जो आपका जो बालों में से छोटे छोटे जो कोमल होते हैं और वो जो फूले हुए रेशे होते हैं, जैसे कि ये वही पर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, जैसे नहीं, बहुत लोग उसको रुआं बोल देते हैं, तो वही जो बालों में से उनके जो छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे होते हैं उनको छांट लिया जाता है, ओके, उन्हीं को हम बर कहते हैं, ओके, बर। तो इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके, यानी कि फिर से उनको साफ किया जाता है, उनका अभिमार्जन किया जाता है, फिर से दोबारा उनको उनकी धुलाई वगैरह की जाती है और उसके बाद से उन्हें सुखा लिया जाता है। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में, यानी कि यान के रूप में काटे जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है, मीन्स की ऊल होती है, ओके। सो देखिए, पहले स्टेप में हमने पढ़ा सीयरिंग, मतलब कि आपने ऊन की कटाई की, यानी कि सीयरिंग की, मतलब कि आपने बालों को हटाया, बालों को काटा वहाँ से, और जो आपने वहाँ पे जो थिन स्किन टाइप लेयर है उनको भी निकाला, ओके। और देखिए, सेकेंड स्टेप में आपने स्काउरिंग की, यानी कि उसका अभिमार्जन किया, राइट। और थर्ड स्टेप में आपने शॉर्टिंग की, ओके, थर्ड स्टेप में आपने शॉर्टिंग की, यानी कि छटाई की अभिमार्जन के बाद। और फोर्थ स्टेप में आपने बर्स, मतलब कि जो बर्स कहलाते हैं, जिनको हम बालों में से जो छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे हैं उनको छांट लिया जाता है, और ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, और इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में, यानी कि यान के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है, यानी कि ऊल होती है। अब स्टेप 5 की बात करें, चरण 5,
तो रेशो के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। ओके, सो जो अलग अलग मतलब कि जो अलग अलग आपके कलर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग सब लोग स्वेटर अलग अलग कलर के पहनते हैं ना, तो वही जो रंगाई होती है उनकी, तो रेशो की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। क्यों? क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन जो होती है वो या तो काले रंग की होती है या भूरी या फिर सफ़ेद। ओके, सो उनको कई कलर में अलग अलग कलर्स में उनकी रंगाई की जाती है। सो स्टेप 5 इज कलरिंग। ओके, मतलब कि उनकी रंगाई की जाती है। और स्टेप 6 की बात करें तो अब रेशो को सीधा करके सुलझाया जाता है। ओके, और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है, मतलब कि उन्हें स्ट्रेटन किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, उन रेशों को सुलझाया जाता है। ओके, और फिर उनको लपेट कर धागा बनाया जाता है। ओके, लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने के उपयोग में लाया जाता है। देखिए जो आपकी जो लंबे, देखिए यहाँ पे दे रखा कि जो लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों को, ओके, स्वेटरों की ऊन के रूप में, मतलब कि जो लंबे लंबे रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अपेक्षाकृत जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको काटकर ऊनी वस्त्र यानी कि उलेन क्लोथ्स बुनने में उपयोग में लाया जाता है। सो ये है आपका स्टेप 6। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में पिक्चर गिवन है उसको ऐड किया है। फर्स्ट स्टेप इज सीयरिंग, यानी कि देखिए सीयरिंग जो कि बाल को और जो थिन लेयर्ड है स्किन पे उसको हटाया जा रहा है, भेड़ की ऊन उतारना। ओके, पहला स्टेप है उनकी कटाई करना, मीन्स की भेड़ की ऊन उतारना। चरण 2 है आपका त्वचा सहित। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है, त्वचा सहित जो थिन स्किन लेयर्ड है उसको भी उतारा जाता है। सो त्वचा सहित उतारे गए बालों को टाँकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनका क्या हो, सफाई हो सके। ओके, उनकी जो मतलब जो मैल है, जो गंदगी है वो दूर हो जाए, उनमें चिकनाई आ सके। तो ये प्रोसेस हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अभिमार्जन यानी कि स्काउरिंग। ओके, अभिमार्जन की प्रक्रिया है ये आपकी टाँकियों में अभिमार्जन। ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेप है आपका, वो है आपका मशीनों द्वारा अभिमार्जन। ओके, देखिए ये आपका जो आपके मतलब फिगर में दे रखा, मशीनों द्वारा यहाँ पे अभिमार्जन हो रहा। ओके, ये जो हमने ऊपर देखा, देखिए टाँकियों में भी अभिमार्जन होता है और मशीनों में भी अभिमार्जन होता है। ये एक ही स्टेप है। मशीनों द्वारा अभिमार्जन करें तो भेड़ की ऊन के रेशों को, ओके, और ये आपका जो ऊन का धागा बनाया जाता है, तो ये आपका ऊन का धागा है। तो आपको स्टेप्स याद रखना है, ये तो खैर फिगर है ऐसे, लेकिन स्टेप वाइज याद रखना है 6 स्टेप्स कि फर्स्ट वन इज सीयरिंग, सेकेंड वन इज स्काउरिंग, ओके, और शॉर्टिंग, उसके बाद से बर्ड्स, उसके बाद से उसका अलग अलग कलरिंग, फिर स्ट्रेट एंड रोल्ड। ओके, रोल्ड हो जाते हैं ऐसे। ओके, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट कर दिए जाते हैं और फिर उसको रोल्ड कर दिए जाते हैं, राइट। और फिर जो लंबी वाली होती है तो उसमें स्ट्रेट एंड रोल्ड हो जाता है। तो जो लंबी वाली होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऊल, जो आपका स्वेटर होता है वो बनाया जाता है। जो शॉर्ट वाली होती है, शॉर्ट उसको हम उलेन क्लोथ्स बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो आपको अब स्टेप वाइज याद रखना है, शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग और बर्ड्स और कलरिंग और आपका स्ट्रेट एंड रोल्ड। ओके, सो देखिए चरण 3, देखिए पहले स्टेप में हमने क्या की, ऊन की कटाई। सेकेंड स्टेप में हमने अभिमार्जन यानी कि स्काउरिंग की। फर्स्ट स्टेप में ऊन की कटाई मीन्स की शेयरिंग। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने शेयरिंग की। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने स्काउरिंग किया। ओके, स्काउरिंग मीन्स की अभिमार्जन। फर्स्ट स्टेप में ऊन की कटाई, सेकेंड स्टेप में अभिमार्जन। ओके, और थर्ड स्टेप में शॉर्टिंग। ओके, थर्ड स्टेप में क्या किया, छटाई किया। ओके, अभिमार्जन के बाद जो छटाई की प्रक्रिया है वो आपका थर्ड स्टेप में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, और जो फोर्थ स्टेप है इसमें आप लोग जो छोटे छोटे गोले होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जो बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। ओके, सो देखिए थर्ड स्टेप में आपने सॉर्टिंग की यानी कि छटाई की, तो जो बढ़िया रहेगा उसको अलग कर दिया जाता है, जो खराब रहता है उसको हटा दिया जाता है। सो उसकी अच्छे से छटाई की जाती है। ओके, सो देखिए छाटा या पृथक किया जाता है। और फोर्थ स्टेप में बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं।
ओके, बर्ड्स कहलाते हैं। ये वहीं पर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। और आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में आपको करना है कलरिंग, यानी कि रेशो की विभिन्न अलग अलग कलर में अलग अलग रंगों में रंगाई। ओके, और सिक्स्थ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है आपका, उसमें आपको स्ट्रेटन और रोल्ड करना है, यानी कि कॉम्बिंग करना है, सीधा करना है, उसके बाद उसको रोल्ड करना है। ओके, मतलब लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। तो ये था आपका पूरा ऊल बनाने की प्रक्रिया, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। ओके, तो नस्ल का नाम यहाँ दिया है, ऊन की गुणवत्ता और किस राज्य में पाई जाती है। तो लोही नस्ल का नाम है, जो लोही, ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है। ओके, ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर, इसमें आपकी ऊन की गुणवत्ता जो भूरी ऊन, ओके, जो भूरी ऊन होती है। तो देखिए, भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लें हैं, भेड़ों के कुछ नाम। ओके, ये हैं आपके भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें, जो नस्ल का नाम है वो, और ये ऊन की गुणवत्ता उनकी, और ये किस राज्य में पाई जाती है। तो नाली, जो नली होता है, ये गलीचे की ऊन, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। और जो ये रामपुर बुशायर है, जहाँ भूरी ऊन पाया जाता है, ये आपके उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ओके, बात करें बाखरवाल की, तो ये ऊनी सालों के लिए जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ओके, बात करें मारवाड़ी नस्ल की, तो ये मारवाड़ी नस्ल जो होता है, इसकी ऊन जो होती है मोटी या फिर रुच ऊन होती है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट है जो पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी जो है वो होजरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये जो ऊन, इसकी गुणवत्ता क्या है, होजरी के लिए, और ये भी आपकी गुजरात में पाई जाती है। ओके, सो किस राज्य में पाई जाती है, नस्ल का नाम और ऊन की गुणवत्ता। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेशम की। ओके, रेशम, देखिए अभी तक हमने देखा ऊल से कॉटन, ऊल से देखिए फाइबर से ऊल बनाने की प्रक्रिया, फाइबर से कॉटन बनाने की प्रक्रिया, फाइबर से जूट बनाने की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे रेशम की प्रक्रिया। ओके, रेशम कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं रेशम के बारे में। ओके, रेशम मीन्स की सिल्क। तो सिल्क के रेशे भी जानता रेशे होते हैं, यानी कि ये भी एनिमल्स फाइबर होते हैं। सो सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल्स फाइबर, मीन्स कि हमने ऊपर देखा था, पढ़ा था कि जो ऊल है यानी कि ऊन है, वो भी एनिमल्स फाइबर है, यानी कि एनिमल से प्राप्त होते हैं। और जो सिल्क है यानी कि रेशम है, वो भी हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। सो हम उन्हें कहेंगे जानता रेशे, यानी कि एनिमल्स फाइबर। तो रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं, यानी कि जो सिल्क वर्म्स होते हैं वही स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर्स। ओके, सो रेशम के कीट जो होते हैं वही रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। सो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। सो आप लोगों को ये याद रखना है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो होता है उसको हम कहते हैं कि द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। ओके, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके, मतलब कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना ही तो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। सो स्टडी ऑफ सेरीकल्चर इज कि जो रेशम के कीट होते हैं उनके पालन का अध्ययन, या फिर रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, ये सेरीकल्चर में आ जाता है। ओके, आपने अपनी माता जी, चाचा जी, दादी माँ को, मतलब बहुत सारे जो भी आप लोगों के घर में लोग होंगे, उनको आपने सिल्क की साड़ियाँ वगैरह पहनते देखी होगी, राइट। सो हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं वो जानने से पहले जानेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। जैसा कि हमें पता है कि जो रेशम कीट होते हैं वही सिल्क फाइबर्स बनाते हैं, तो पहले हम जानेंगे कि ये रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है और ये कैसे कैसे सिल्क का निर्माण होता है। ओके, सो मतलब कि ये कैसे सिल्क का निर्माण करता है। ओके, सो रेशम कीट का जीवन चक्र हम जानेंगे कि मादा रेशम कीट अंडे देती हैं। ओके, यानी कि जो आप लोगों का फीमेल सिल्क होता है, मतलब कि फीमेल सिल्क मोथ होती हैं, वो अंडे लेस करती हैं। ओके, सो फीमेल सिल्क कीट जो होती हैं वो अंडे देती हैं। अंडे जो होती हैं वो हैच होकर यानी कि फूट कर लार्वा बनते हैं। ओके, मतलब कि लार्वा निकलते हैं, और इसी लार्वा को हम क्या कहते हैं, तो इसी लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट। ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो फीमेल सिल्क कीट अंडे देती है, उस अंडे को जब वो अंडा हैच होकर लार्वा बन जाता है, तो लार्वा जो होता है उसी लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर यानी कि रेशम कीट। ओके, सो इन इंग्लिश अगर हम बोले तो द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग्स, ओके, फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। ओके, सो देखिए ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा, ओके,
प्यूपा कोशित कहलाता है, प्यूपा या फिर कोशित। सो देखिए, जो फीमेल सिल्क मोथ होती हैं, मतलब फीमेल सिल्क कीट होती हैं, वो अंडे देती हैं। ओके, अंडे देती हैं, अंडे हैच होकर फूट कर लार्वा बनते हैं और उसी लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं। और कैटरपिलर को मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों पर, ओके, मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों पर अगर हम रख दें तो शहतूत की पत्तियों पर उसी कैटरपिलर को हम रखते हैं। ओके, और जब रखते हैं तो यह शहतूत की पत्तियों को खूब खाता है। ओके, खूब खाता है और इस दौरान इसको डेवलप, मतलब कि इसका डेवलपमेंट हो जाता है, स्टेज में ये बढ़ जाता है। ओके, फिर क्या होता है कि जब इस दौरान जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जब ये स्टेज में बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्यूपा। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्यूपा कहते हैं। ओके, सो प्यूपा जो होता है, अब ये प्यूपा क्या करता है कि प्यूपा एड की स्ट्रक्चर में, यानी कि देखिए यहाँ पे दे रखा, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, यानी कि ये 8 के आकार में, ओके, ऐसे 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 घूमता रहता है। ओके, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ओके, और इस दौरान जब मतलब कि प्यूपा को क्या होता है कि फिर प्यूपा जो होती है, तो प्यूपा एड के स्ट्रक्चर में घूमता है और फिर क्या होता है कि अपने ऊपर ये ऐसे ऐसे घूम के सिल्क फाइबर, ओके, सिल्क फाइबर जो कि प्रोटीन का बना होता है, तो जिसे हम कोकून बोलते हैं स्पेशली, सो ये सिल्क फाइबर बना लेता है, इसी को हम ककून बोलते हैं। ओके, और जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो मतलब कि सिल्क फाइबर्स बनाता है जो प्रोटीन का बना होता है, और जब ये सिल्क फाइबर्स पूरी तरह से बन जाता है तो इसी को हम ककून बोलते हैं। ओके, और ककून को बॉयल करके हम मतलब कि इसी को हम बॉयल करके क्या करते हैं कि कोकून को अलग कर लेते हैं। ओके, सो यही चीज़ आप लोग का यहाँ दे रखा कि फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, मीन्स 8 के रूप में ये ऐसे 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 घूमता रहता है। ओके, सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। ओके, एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर, यानी कि सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। मीन्स क्या बन जाता है, ऐसे ऐसे घूम के वो सिल्क फाइबर बन जाता है। ओके, जो एट के ऐसे आकार में ये ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। ओके, और ये प्रोटीन का एक बना पदार्थ स्रावित करता है। ओके, जो सूख कर क्या बन जाता है, तो रेशम का रेशा यानी कि सिल्क फाइबर बन जाता है। ओके, और फिर क्या होता है कि जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है, यानी कि धीरे धीरे ये प्रक्रिया करते करते ये जल्दी ही क्या करता है कि रेशम के रेशों यानी कि सिल्क फाइबर से मतलब सिल्क फाइबर से पूरा ढक लेता है ये कि ओके, यह आवरण कोकून कहलाता है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कोकून। ओके, सो जब ये पूरी तरह से बन जाता है, मतलब कि स्पेशली ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है, रेशम के रेशों से ढक लेता है, तो इसे हम कहते हैं कोकून। ओके, और क्या होता है उसके बाद कि कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। ओके, सो इसी को हम कोकून कहते हैं, तो इसके आगे का जो विकास होता है वो कोकून के भीतर होता है। ओके, अभी हम उसको पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। ओके, सो देखिए फिगर देखते हैं हम, ये नर है और ये मादा यानी कि फीमेल। ओके, सो फीमेल सिल्क मोथ जो होती हैं वो अंडे देती हैं। ओके, सो क्या होगा कि देखिए ये है आपकी शहतूत की पत्ती। ओके, सो बेसिकली एक शहतूत की पत्ती पर क्या होता है कि फीमेल सिल्क मोथ जो होती हैं वो अंडे देती हैं, बहुत सारे अंडे देती हैं। ओके, अब यही अंडे क्या होते हैं, बहुत सारे ये अंडे देती हैं। अब यही अंडे हैच होकर यानी कि फूट कर क्या होता है कि लार्वा बन जाता है। ओके, सो शहतूत यानी कि मलबरी के पौधे पर, मलबरी के पत्तों पर अंडे देती हैं ये फीमेल सिल्क मोथ। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये अंडे फूट कर, ये अंडे हैच होकर आपका लार्वा बन जाते हैं, और इसी लार्वा को हम क्या कहते हैं, इसी लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर। ओके, देखिए ये देखिए रेशम कीट है ये, और ये कोकून। ओके, सो जो कैटरपिलर होते हैं उन कैटरपिलर को हम मलबरी, मतलब कि देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि ये हो गया आपकी शहतूत की यानी कि मलबरी का पत्ता, इस पे हमने रख दिया फीमेल सिल्क मोथ। अब ये फीमेल सिल्क मोथ जो है वो क्या करेंगी कि अंडे देती हैं, बहुत सारे अंडे। ओके,
बहुत सारे अंडे देती हैं। यही अंडे आपका हैच होकर लार्वा बना देती हैं। ओके, फूट कर लार्वा बनते हैं और इसी लार्वा को हम क्या कहते हैं, इसी लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर। अब जो कैटरपिलर इसमें से निकलते हैं, ओके, मतलब इसी लार्वा को जो मतलब कि अंडे हैच होकर फूट कर लार्वा बनते हैं और इस लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं। तो यही कैटरपिलर क्या करते हैं कि मलबरी यानी ये जो सहतूत की पत्ती है इनको खूब खाते हैं। ओके, इन सहतूत की पत्तियों को खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, मतलब कि इस दौरान इनका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा इनका स्टेज में बढ़ने लगते हैं ये। ओके, तो उसे ही हम कहते हैं प्यूपा। ओके, उसके बाद क्या होता है कि फिर ये जो प्यूपा बन जाते हैं, जब पूरा इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो ये प्यूपा हो जाते हैं, उसे हम प्यूपा कहते हैं। ओके, फिर प्यूपा क्या करते हैं कि आपका 8 के स्ट्रक्चर में, जो मैथमेटिक्स में आपका 8 होता है, तो 8 के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि 8 के स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, सो घूमते घूमते ये क्या करते हैं कि अपने ऊपर सिल्क का फाइबर्स बना लेते हैं, ऐसे 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 सिल्क का फाइबर बना लेते हैं। ओके, अब यही सिल्क के फाइबर्स क्या होते हैं कि प्रोटीन की बने होते हैं। ओके, मेनली हम बेसिकली कहें तो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन बना, मतलब कि प्रोटीन के बने हुए सिल्क फाइबर्स बना लेते हैं अपने ऊपर। ओके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि, और ये जब पूरी तरह से बना लेते हैं, पूरी तरह से जब ये सिल्क फाइबर्स बन जाता है, जो सिल्क फाइबर्स बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन का बना होता है। ओके, सो ये बेसिकली अपने ऊपर प्रोटीन की बनी हुई सिल्क फाइबर्स बना लेते हैं ऐसे। उसके बाद से क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो इसे ही हम कहते हैं कोकून। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोकून। और कोकून क्या होता है कि फिर जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो इसे कोकून कहते हैं। और बॉयल करके हम क्या करते हैं कि इसको बॉयल करके कोकून को अलग कर लेते हैं। देखिए, अगर हम फिगर के माध्यम से समझें तो ये है आपका नर और मादा। तो जो ये मादा है यानी कि फीमेल सिल्क कीट है, यही अंडे देती हैं, सहतूत के पत्तों पर अंडे देती हैं। ये अंडे हैच होकर लार्वा यानी कि जिसको हम सहतूत के पत्तियों पर जब ये अंडे देते हैं तो यही अंडे फूट कर यानी कि हैच होकर लार्वा बनते हैं और इस लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर यानी कि सिल्कवर्म। ओके, जिसको हम रेशम का कीट कहते हैं। ओके, सो देखिए क्या होता है बेसिकली कि बाद में जब क्या होता है कि ये जब सहतूत की पत्तियों को खूब खाते हैं और इसके दौरान इनका जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो क्या होता है कि इसी को हम, जब इनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो उसी को हम प्यूपा कहते हैं। और जो प्यूपा होते हैं, मतलब कि जब इनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो प्यूपा कहते हैं। प्यूपा क्या करते हैं कि 8 के स्ट्रक्चर में घूमते हैं और अपने ऊपर जो क्या करते हैं कि सिल्क फाइबर यानी कि प्रोटीन की बनी होती है जो सिल्क फाइबर, उनका निर्माण कर लेते हैं ऐसे घूमते घूमते। ओके, अब क्या होता है कि जो मतलब कि जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो इसे ही हम क्या करते हैं कि बॉयल करके कोकून अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये है आपका कोकून। ओके, सो कोकून के अंदर ये देखिए, कोकून के अंदर बाद में जैसे कि कोकून को कवर कर लेते हैं तो कोकून के अंदर प्यूपा डेवलप हो जाता है जो, तो डेवलपमेंट तो हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि कोकून जो देखिए यहाँ पे कोकून के अंदर प्यूपा डेवलप हो जाता है। ओके, सो क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि हम कोकून को इससे निकाल लेते हैं। ओके, बॉयल करके या फिर सन के मतलब कि धूप में रख के ऐसे, मतलब कोकून को इससे हम अलग कर लेते हैं। ओके, और बाद में क्या होता है कि ये जो प्यूपा है ये सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इन कोकून से हमें सिल्क फाइबर्स की प्राप्ति होती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए आप लोगों को स्टेजेस याद होनी चाहिए क्योंकि स्टेजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उसके बारे में यहाँ पे दिया है कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। जैसा कि हमने फिगर में देखा कि देखिए कोकून जो होता है तो इस कोकून के अंदर प्यूपा होता है जो, तो इस प्यूपा को जब मतलब अंदर प्यूपा डेवलप हो जाता है तो कोकून को हम इससे बाहर निकाल लेते हैं और ये बाद में ये प्यूपा जो होता है ये सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है और इसी कोकून से हमें सिल्क फाइबर की प्राप्ति होती है। ओके, सो देखिए रेशम का धागा रेशम कीट को कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है और रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। मतलब कि अलग अलग रेशम के कीटों से अलग अलग प्रकार का रेशम का धागा गठन होता है। ओके, मतलब कि जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं उनसे जो प्राप्त होने वाला रेशम का धागा होता है अर्थात उनका रुक्षता, चिकनाहट और चमक होता है वो आदि में भिन्न होता है। ओके, सो
जो टसर रेशम हो गया, मूंगा रेशम हो गया, कोशा रेशम हो गया तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, सो ये आप लोगों को याद रखना है कि जो टसर रेशम, मूंगा रेशम और कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के जो रेशम होते हैं वो विभिन्न किस्म के मतलब अलग अलग प्रकार के रेशम कीटों द्वारा बनाए गए जो आपके ककून होते हैं। तो मतलब कि उन्हीं से मतलब टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोशा रेशम, ओके, तथा अन्य प्रकार के रेशम मतलब विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए ककूनों से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो होता है आपका मलबरी का लीव्स यानी सहतूत की पत्तियां। ओके, सो सहतूत रेशम कीट जो होता है वो सबसे सामान्य रेशम कीट होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो ये ककून होता है तो मतलब कि जो इससे जो सहतूत रेशम कीट से प्राप्त ककून होता है वो रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है, मीन्स कि फ्लेक्सिबल होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। मीन्स इसको हम कलरिंग कर सकते हैं, इसका हम डाई कर सकते हैं, कई कलरों में इसको हम रंग सकते हैं सुंदर सुंदर रंगों में। ओके, सो रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। ओके, भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्टेजेस याद रखना है मेनली, क्योंकि जो स्टेजेस है स्टेजेस से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, सो आप लोगों को स्टेजेस याद रखना है अच्छे से। ओके, चलिए आगे देखिए जो ककून्स है ना, ये ककून्स हम सन के पास मतलब या फिर बॉयल्ड एक्सपोज टू स्टीम पे या फिर मतलब कि सिल्क फाइबर्स जो होते हैं उनको हम मतलब ककून को बॉयल करके या सन के पास रख के सन की धूप में तो हम उस सिल्क फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और रेशम के संसाधन की बात करें तो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए ककूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। ककूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए ककून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया ही रेशम की रीलिंग कहलाती है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो लास्ट प्रक्रिया है आपका मतलब कि जो बॉयल किया जाता है या फिर धूप में रख दिया जाता है, तो ये जो आपके लास्ट प्रक्रिया है ये रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो ककून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। ओके, सो आप लोगों को स्टेजेस याद रखना है। सो मतलब हमने उबाला या फिर उसको बॉयल की और धूप में रखा, फिर मतलब कि या तो धूप में रखा या फिर उसको बॉयल करके निकाला ककून को। ओके, ककून को अलग कर दिया, फिर उसके बाद से इसी प्रक्रिया को हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। मतलब ककून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। और रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो ककून में से फाइबर या रेशे को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। ओके, सो चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपकी सीटेड साइंस 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ओके, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा आपके सिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है। ओके, सिल्क उत्पादन से। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेरीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। सेरीकल्चर तो होगा, हमने पढ़ा कि जो आपके सिल्क मतलब कि जो आपके सेरीकल्चर में होता है क्या कि रेशम कीट का जो पालन होता है वही आपका सेरीकल्चर कहलाता है। मीन्स कि जो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन या फिर रेशम का उत्पादन जो होता है, सो रेशम कीट का पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। बात करें सिल्वीकल्चर की, तो जो सिल्वीकल्चर होता है ये बेसिकली वन होते हैं मतलब कि वनों और जंगलों मतलब कि वन और वन के जो संसाधन होते हैं उनके विकास से रिलेटेड अध्ययन जो होता है वो आपका सिल्वीकल्चर में होता है। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन है आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर तो होगा भैया, लेकिन मॉरीकल्चर जो है ये देखिए यहाँ पे मॉरीकल्चर को हम रेशम के जो कीड़े होते हैं, सो रेशम के कीड़ों के लिए चारा प्राप्त करने के लिए हम सहतूत के पौधों की खेती करते हैं। तो जो सहतूत के पौधों की खेती की प्रक्रिया होती है वही आपकी होती है मॉरीकल्चर। ओके, सहतूत के पौधों की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स ओके इन ऑर्डर टू फीड सिल्क वार्म इज मॉरीकल्चर। ओके, मतलब कि सहतूत के पौधों की खेती की जाती है ताकि सिल्क वार्म उनकी पत्तियों को खा सके। राइट, सो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेरीकल्चर तो ठीक है, लेकिन जो एपी कल्चर है ये मधुमक्खी पालन या फिर मधुमक्खियों के प्रबंधन का अध्ययन है। राइट,
और यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन में यहाँ भी सेरिकल्चर दे रखा, लेकिन जो फ्लोरिकल्चर है इसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ फूलों की खेती के से रिलेटेड अध्ययन होता है। सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अरे जो नेचुरल फाइबर्स थे जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त हुए थे, मीन्स की जूट हो गया, आपका ऊल हो गया, सिल्क, कॉटन, जो हमने देखा पूरा उसका प्रक्रिया। सो जैसा कि हमें पता है कि जो सिल्क का प्रोसेस है, ऊल का प्रोसेस है, वो बहुत टफ होता है। सो टफ होता है, इतना जब प्रोसेसिंग होके आएगा तो कॉस्टली भी होगा, मीन्स महंगा भी होगा। सो उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए इंसान ने क्या किया, इंसान ने सिंथेटिक फाइबर बना दिया। क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होगा वो थोड़े चीप हो जाते हैं, क्योंकि वो मैनमेड होते हैं। सो वो थोड़े चीप हो जाते हैं और इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े सस्ते हो जाते हैं और इजीली मिल जाते हैं। सो क्या हुआ कि जब इसीलिए वो सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। सो जो नेचुरल फाइबर्स थे हमने उसकी प्रक्रिया देखा। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर में मैनमेड जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है एनसीईआरटी में कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। मीन्स कि क्या, जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है, मतलब कि जो संश्लेषित रेशा होता है, ये भी छोटी इकाइयों यानी कि स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। और प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। मीन्स क्या, मीन्स कि केमिकल सब्सटेंस। ये जो प्रत्येक जो छोटी इकाई मतलब स्मॉल यूनिट्स है, ये वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। ओके, और इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर, ये जो अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। ओके, मतलब कि ये सारे स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन करके, ओके, ये सारे स्मॉल यूनिट्स जो हैं ये ज्वाइन करके एक साथ लार्ज यूनिट बना देते हैं। ओके, जो ये स्मॉल यूनिट्स हैं केमिकल सब्सटेंस के, ये ज्वाइन करके एक साथ लार्ज यूनिट्स बना देते हैं। ओके, सो यही क्या कहलाते हैं, यही आपके पॉलीमर यानी कि बहुलक कहलाते हैं। ओके, देखिए जो बहुलक यानी कि अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है, पॉलीमर शब्द जो है आपका पॉलीमर कहलाता है। ओके, सो देखिए ये जो पॉलीमर शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ क्या है, अनेक, तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई। ओके, भाग अथवा इकाई मीन्स कि देखिए जो पॉलीमर्स बहुलक होते हैं यानी कि जो नेचर में भी ऑकर करते हैं। ओके, सो एग्जांपल में जैसे कि आपका कॉटन हो गया, तो कॉटन भी एक बहुलक है, एक पॉलीमर है, जैसे कि उसे हम सेलुलोज कहते हैं। और सेलुलोज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिल के बना है, राइट। सो यही चीज़ यहाँ पे दिया है कि ये जो पॉली है, पॉली का अर्थ क्या होता है, अनेक। सो अनेक नंबर ऑफ, ओके, और मर का क्या अर्थ होता है, यूनिट्स, यानी मर का अर्थ हो गया भाग अथवा इकाई। ओके, सो सिंपल वे में हम कहें तो स्मॉल यूनिट्स का केमिकल सब्सटेंस ज्वाइन करके एक साथ लार्ज यूनिट बना देते हैं और इसे हम कहते हैं पॉलीमर। ओके, सो सी, अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। ओके, एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है, राइट। चलिए देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है कि बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते, यानी कि बहुलक जो है आपका ये नेचर में भी पाए जाते हैं, राइट। पॉलीमर मीन्स की बहुलक ऑकर इन नेचर ऑल्सो। उदाहरण के लिए कपास यानी कि कॉटन एक बहुलक है, एक पॉलीमर है जो सेलुलोज कहलाता है, राइट, जो सेलुलोज कहलाता है। और सेलुलोज जो है ये बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब कि जो सेलुलोज है आपका ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलके बने होते हैं, राइट। सो देखिए ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए कॉटन जो है, कपास एक बहुलक है, ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, जो सेलुलोज कहलाता है। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, जो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मीन संश्लेषित रेशे हैं उनके प्रकार के बारे में। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अभी आपका 21 जनवरी 2024 को जो पेपर था उसमें भी आपका यही रेयान से क्वेश्चन बना था, तो आप लोगों को याद रखना है और ध्यान से पढ़ना है। सो देखिए रेयान की बात करें, सो सी आपने कक्षा 7 में, मतलब हमने अभी ऊपर पढ़ा, ओके, ये आपके 8th का 3rd चैप्टर है, क्लास 8th का। हमने 6th 7th का 3rd चैप्टर देख लिया, ये आपका 8th का 3rd चैप्टर है। ओके, एक ही टॉपिक है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिया है 8th में वो हम कवर करेंगे। सो देखिए आपने कक्षा 7 में पढ़ा है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रेशम जो है वो कीट से प्राप्त होता है। मतलब हमने देखा ना कि जो फीमेल सिल्क मोथ है वो अंडे देती है, फिर अंडे हैच होकर लार्वा बन जाते हैं, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, मतलब सिल्क वार्म भी कहते हैं। सो जो ये सिल्क वार्म है तो इसकी खोज चीन में हुई थी। ओके, जो रेशम कीट है इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। ओके, सो रेशम जो है, रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। हमने देखा कि उसका जो
प्रोसेस है, ये बहुत टफ होता है, तो ये कॉस्टली होता है। ओके, सो ये रेशे से प्राप्त जो कपड़ा होता है वो बहुत महंगा होता है। ओके, जो मतलब कि फैब्रिक जो है वो जो सिल्क फाइबर से ऑब्टेन्ड होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को मोह ली। सो मतलब ये इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर बनावट था इसका कि प्रत्येक व्यक्ति इससे इसके प्रति रुझानित हो गए, मतलब कि मोह लिया इसने। ओके, सो देखिए आगे दिया है कि रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। मीन्स कि जब इसकी सुंदर बनावट को देखकर लोग इसकी तरफ आकर्षित हो गए तो इसको आर्टिफिशियल रूप में बनाने का प्रयास किया गया। ओके, सो 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मतलब कि जो टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल हो गए। क्यों? क्या करने में? तो ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, मतलब कि रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के, यानी कि काष्ठ लुगदी जिसको हम कहते हैं ऊड पल्प, ओके, तो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। मतलब देखिए कि इस टाइप का जो फाइबर है वो आपके केमिकल ट्रीटमेंट से, मतलब कि ऊड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से प्राप्त किया गया। ओके, और यह रेशा रेयान अथवा सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशा कहलाया। ओके, देखिए रेयॉन जो है आपका काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। मतलब जो आपका ऊड का पल्प होता है, ओके, मतलब कि ऊड जो लकड़ी की लुगदी होती है, ओके, तो उसी से प्राप्त किया गया, काष्ठ की लुगदी से के रासायनिक उपचार से यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट से प्राप्त किया गया। ओके, यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत यानी कि काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये पॉइंट आप लोगों को एकदम माइंड में रखना है। यही आपका पॉइंट 21 जनवरी को जो सीटेट हुआ, आपका सीटेट का एग्जाम हुआ 21 जनवरी 2024 को, उसी में यही पॉइंट उठा के क्वेश्चन बना है। अभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो कि आपका रेयॉन है ये आपका प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स जो ऊड का पल्प होता है, काष्ठ की लुगदी होती है यानी कि लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ओके, मतलब कि आपका नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, जिस पे बाद में आपका केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, राइट। सो यह एक मानव निर्मित रेशा है, मीन्स की मैन मेड फाइबर है। ओके, जो कि ऊड की लकड़ी यानी कि लुगदी से बाद में इसका केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ऐसे यह रेशम से सस्ता होता है। देखिए यह रेशम से सस्ता होता है। हमने देखा ना कि जो रेशम का यानी कि जो सिल्क का प्रोसेस होता है वो बहुत टफ होता है, तो इसलिए वो कॉस्टली होता है। बट यहाँ टफ तो है नहीं प्रोसेस, तो ये रेशम से यानी कि सिल्क से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। लेकिन जो आपका रेशम का रेशा होता है उसी के भांति इसको बुना जा सकता है। ओके, और इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। मतलब कि जो आपका ये मतलब कि ये जो रेयॉन है इसको आप कई किस्म में, मतलब रंग के कई कलर में इसको आप डाई कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ कलर, मतलब कि इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। ओके, सो रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। देखिए जो रेयॉन है आपका, तो रेयॉन को कॉटन के साथ मिलाकर, कॉटन के साथ मिक्स करके रेयॉन को हम बेडशीट बनाते हैं। ओके, बेडशीट बनाते हैं कॉटन को रेयॉन के साथ मिक्स करके, यानी कि कपास को रेयॉन के साथ, रेयॉन को कपास के साथ मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, तो रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर हम बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ यानी कि ऊल के साथ मिलाकर हम कालीन या गलीचा बनाते हैं। ओके, सो ये आप लोगों को याद रखना है कि क्या करते हैं हम, रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बना देते हैं, या फिर ऊल के साथ यानी कि ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट्स बना देते हैं, यानी कालीन बना देते हैं। देखिए ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये है आपका कालीन। ओके, सो कैसे बना, रेयॉन के साथ, रेयॉन को कॉटन में मिक्स करके हम बेडशीट बना देते हैं, और ऊल को हम क्या करते हैं, ऊल के साथ मतलब रेयॉन को ऊल में यानी कि ऊन में मिक्स करके हम क्या बना देते हैं, तो कारपेट्स यानी कि कालीन या गलीचा बना देते। ओके, आई होप आप लोगों को रेयॉन समझ में आ गया हो। देखिए सेकेंड पॉइंट है आपका नायलॉन। सो अब हम समझेंगे कि नायलॉन क्या होता है। ओके, सो नायलॉन जो होता है ये एक अलग टाइप का अन्य मानव निर्मित रेशा है। ओके, मतलब कि नायलॉन एक अन्य मैनमेड फाइबर है। ओके, जो कि 1931 में इसे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल
पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। मतलब कि देखिए हमने रेयॉन में देखा कि वो नेचुरल मत सोर्स से यानी कि वहाँ पे आप वुड के पल्प से बना रहे राइट, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग मतलब किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल्स का प्रयोग नहीं किया गया। ओके, ना ही पौधे के किसी रॉ मटेरियल्स ना जंतु से इसका उपयोग देखिए यहाँ पे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग के बनाया गया नायलॉन को। ओके, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्या पता 21 जनवरी को जो सीटेट बना उसमें रेयॉन पूछा था, इसमें नायलॉन पूछते। सो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये नायलॉन जो है वो बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के मतलब कुछ भी रॉ मटेरियल इसमें यूज नहीं किया गया। ओके, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। देखिए यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ओके, मतलब कि ये जो है ये मतलब कि कोल, वाटर और एयर से यानी कि कोयला, पानी और हवा से ये प्रिपेयर किया गया, लेकिन ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है कि ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ओके, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है ये नायलॉन। ओके, देखिए आगे देखेंगे कि जो नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। ओके, मतलब कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है और ये प्रत्यास्थ और हल्का था। ओके, और ये चमकीला और धुलने में सुगम था। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है कि जो नायलॉन फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और लाइट था उसमें। ओके, स्ट्रॉन्ग भी था, इलास्टिक भी था और लाइट था, मतलब प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। ओके, और ये जो था ये लश्चरत था। ओके, और इजी होता है इसको वॉश करने में, मीन्स लश्चरस मीन्स वाट, चमकीला, और धुलने में सुगम यानी धुलने में आसानी होता है, इजी होता है। ओके ओके, सो ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। ओके, सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ओके, इसलिए ये कपड़े के जो निर्माण होते हैं मतलब कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतने प्रबल हैं कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे दे रखा कि हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे आपका जुराबे, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीटें के पट्टे। ओके, और स्लीपिंग बैग जो है, शयन थैला, फिर पर्दे। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे चित्र में, देखिए आपके एनसीईआरटी में चित्र गिवन है। ओके, सो हम मतलब कि इसको यूज करके बहुत सारे मेनी आर्टिकल्स मतलब बना सकते हैं नायलॉन से, जो कि आपका सॉक्स हो गया, रोब्स हो गया, टेंट्स हो गया, टूथब्रशेस हो गया, कार सीट बेल्ट्स हो गया, स्लीपिंग बैग्स हो गया, ओके, कर्टेन्स हो गया। सो नायलॉन जो है इसको हम पैरासूट बनाने में भी यूज करते हैं और रॉक क्लाइंबिंग में भी। ओके, देखिए ये जो फिगर दिया है नायलॉन से निर्मित जो विभिन्न वस्तुएं हैं, ये पर्दे हो गए। ओके, देखिए ब्रूस, सॉक्स, तो ये सब नायलॉन से निर्मित वस्तुएं हैं। आगे हम देखेंगे कि देखिए और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ओके, मतलब कि नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। ओके, मतलब कि इस्पात के तार यानी कि स्टील वायर से भी अधिक स्ट्रॉन्गर होता है, प्रबल होता है नायलॉन का तार। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो नायलॉन थ्रेड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है स्टील वायर से। ओके, देखिए दिस वन आल्सो इज मेड अप ऑफ नायलॉन रेशों के उपयोग। चलिए आगे देखेंगे। सो देखिए आपके एनसीईआरटी में पहला आपका दिया है सिंथेटिक फाइबर में, जो देखिए रेयॉन दिया है, नायलॉन दिया है और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक दिया है। ओके, तो अब बात करेंगे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की। सो पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है, यानी कि पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ओके, और इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है कि जो फैब्रिक जो इससे बने होते हैं, यानी कि इस रेशे से, इस फाइबर से जो कपड़े यानी कि जो फैब्रिक बने होते हैं उनमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ओके, मतलब कि जो आप लोगों का जो रिंकल नहीं होता ईजिली, मतलब आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, ईजिली रिंकल नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। मीन्स कि ये जो होता है कि क्रिस्प रहता है और इजी होता है इसको वॉश करने में, यानी कि सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। ओके, मतलब कि देखिए ये वस्त्र सामग्री हेतु मतलब ड्रेस मटेरियल हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है आपका पॉलिएस्टर। ओके, और आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहनते अवश्य देखा होगा।
सो टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि टेरिलीन जो है ये एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, मतलब कि पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। ओके, सो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, मतलब वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक ओके एनी अदर यार्न, मतलब कि जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे दिया है कि जो टेरिलीन है आपका, ये बहुत ही लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर पॉलिएस्टर है, जिसको हम ड्रॉन कर सकते हैं वेरी फाइन वेरी थिन, मतलब कि बहुत महीन रेशों में, मतलब बहुत महीन फाइबर्स में खींचा जा सकता है इसको। ओके, फिर क्या होता है कि उसके बाद से एंड वूवन लाइक एनी अदर यार्न, मतलब कि फिर उसके बाद किसी भी अन्य तंतु यानी कि यार्न में, फाइबर्स में, मतलब किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है, किसी भी अन्य फाइबर समान बुना जा सकता है। ओके, सो देखिए आगे देखेंगे। देखिए ये भी आप लोगों के एनसीईआरटी में, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पेट है क्या। देखिए पेट जिसका फुल फॉर्म होता है आपका पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ओके, देखिए ये फुल फॉर्म, पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ओके, सो देखिए एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। ओके, सो जो आपका पेट है ये बहुत ही फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर है, जो कि इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। पेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपके, तो पेट का उपयोग हम किस में करते हैं, तो बोतलों में, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद, यानी कि इसको हम बॉटल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स में और वायर्स में और बहुत से अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स में इसका उपयोग हम करते हैं। किसका, तो पेट का। ये आपके एनसीईआरटी में हाईलाइट है कि पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है। ओके, एक केमिकल जो एस्टर कहलाता है। ओके, कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूनिट्स ऑफ ए केमिकल, मतलब कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। ओके, और एस्टर वे रसायन है, वे केमिकल है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, मतलब जो भी फ्रूट्स होते हैं उनकी स्मेल प्रदान करते हैं। ओके, फ्रूट्स को स्मेल कौन प्रदान करता है, तो यही आपके एस्टर्स जो हैं। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ओके, निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेराकोट, ओके, टेराकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जो पॉलिएस्टर निर्मित कपड़े होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, वो सोल्ड होते हैं किस नाम से, तो देखिए यहाँ पे दे रखा आपका नाम, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। ओके, सो पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को, यानी कि दो प्रकार के फाइबर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। ओके, पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। ओके, सो जो आपका पॉलीकॉट है, यानी कि देखिए ये जो आप लोगों का, ये मतलब कि दो टाइप्स के फाइबर से बनते हैं। जो आपका पॉलीकॉट है वो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, यानी कि जो आपका पॉलीकॉट बनता है वो पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाकर बनता है आपका पॉलीकॉट। ओके, और जो पॉलीवूल है ये आपका पॉलिएस्टर और ऊल को, यानी कि ऊन को मिलाकर बनता है। मतलब कि जो पॉलीवूल है वो पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है, और पॉलीकॉट है वो पॉलिएस्टर और कपास यानी कि कॉटन का मिश्रण है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। देखिए हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा कि मतलब कि जो भी मतलब जो आपके प्राकृतिक ऊन होते हैं, प्राकृतिक ऊल होते हैं, उनसे निर्मित नहीं होते बहुत सारे। यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, फिर भी वो ऊन के जैसे दिखाई देते हैं, तो ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर से तैयार किए जाते हैं, जो आपका कहलाता है एक्रिलिक। ओके, देखिए एक्रिलिक क्या कहलाता है, तो बहुत सारे जो भी हम लोग सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, शॉल लेते हैं, और जो कंबले हैं, कंबलों का उपयोग करते हैं, तो इनमें से बहुत से जो होते हैं वो वास्तव में आपके नेचुरल ऊल से निर्मित नहीं होते। ओके, सो
फिर भी वो ऊन के समान ही दिखाई देते हैं, यानी कि ऊन के समान ही दिखाई देते हैं। तो ये अन्य प्रकार के सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं उनसे तैयार किए जाते हैं, जो आपका एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, मतलब उसका हमने देखा ना, ऊन का प्रोसेसिंग हमने देखा था, कैसे उसकी कटाई छटाई धुलाई उलाई वगैरह होता है, अभिमार्जन, मतलब हमने देखा सारा प्रोसेस। सो ऊन काफ़ी महंगी होती है, इतना प्रोसेस होके आएगा तो कॉस्टली ही तो होगा। सो इसलिए देखिए ऊन काफ़ी महंगी होती है, जो कि प्राकृतिक सोर्स यानी कि नेचुरल सोर्स से प्राप्त की जाती है, जबकि जो एक्रेलिक से बनी वस्तुएं उनकी अपेक्षा सस्ती होती है। ओके, ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है, मतलब कि भिन्न बहुत सारे कलर्स में उपलब्ध होती है। ओके, सो देखिए संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो अधिक टिकाऊ होते हैं और पहुंच के भीतर यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। सो इसलिए ये प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपके हाईलाइट पॉइंट में एनसीईआरटी में गिवन है कि सभी संश्लेषित रेशे यानी कि सभी सिंथेटिक फाइबर पेट्रोलियम सोर्स मूल के, ओके, पेट्रोलियम ओरिजिन के कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। सो सभी जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो आपके पेट्रोलियम ओरिजिन के कच्चे माल जिसको हम पेट्रो रसायन कहते हैं उनके विविध प्रक्रम यानी कि उनके विविध प्रोसेस द्वारा तैयार किए जाते हैं। ओके, सो पेट्रो रसायन आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बना था आपका 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो S1 दिया है आपका रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। सही बात है, अभी हमने पढ़ा कि जो आपका रेयॉन है वो सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे है, राइट। सेकेंड जो दिया है S2 जो दिया है आपका कि रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेयॉन जो है वो नेचुरल रॉ मटेरियल यूज करके जो आपका ऊड का पल्प है उस पर जो केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो ऊड के पल्प द्वारा को यूज करके बनाया जाता है रेयॉन, राइट। सो रेयॉन जो है वो नेचुरल रॉ मटेरियल ऊड का पल्प जो है लकड़ी की लुगदी जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। सो आपका S2 गलत है। सो क्या हो जाएगा आंसर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आगे देखेंगे। देखिए हिंदी वाले भी देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है, सही बात है, सिंथेटिक फाइबर है। रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है, ये गलत है। रेयान को प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि ऊड के पल्प के प्रयोग से बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक की। सो देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं वो ईजिली बेंड हो जाते हैं, बट कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो हम अगर उसको फोर्स करें बेंड करने के लिए, ज़बरदस्ती करें बेंड करने के लिए तो वो ब्रेक हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। सो जो प्लास्टिक आपका ईजिली डिफॉर्म्ड हो जाता है हीट करने पे और ईजिली बेंड हो जाता है उसी को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। उदाहरण में हो गया आपका पॉलीथीन और पीवीसी, ये आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। उदाहरण आपको याद रखना है और थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं ये याद रखना है यहाँ। ओके, इनका उपयोग हम किस में करते हैं तो ये टॉयज को यानी कि खिलौने को मैन्युफैक्चर करने में, कंघिया यानी कि कॉम्स को और वेरियस टाइप के कंटेनर्स, ओके, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमानों पर निर्माण हेतु किया जाता है। ओके, सो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, खिलौने में, कंघियों में और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु हम थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं तो थर्मोप्लास्टिक। अब बात करेंगे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बस यहाँ यही याद रखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं और थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक किसे कहते हैं, और आपको उदाहरण याद रखना है, मीन्स एग्जाम्पल याद रखना है। सो देखिए अब हम देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा यानी कि हीट देकर नरम नहीं किया जा सकता। सो हमने देखा ना जैसे कि कुछ प्लास्टिक्स होते हैं वो अगर एक बार माउल्ड हो गए, एक वंस अगर माउल्डेड हो गए तो उनको हम फिर से सॉफ्टेंड नहीं कर सकते, फिर से उनको हम हीट करके सॉफ्टेंड नहीं कर सकते। ओके, मतलब इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। ओके, सो इनके उदाहरण कौन से हैं तो वेकेलाइट और मेलामाइड।
तो बेकेलाइट और मेलामाइन यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। ओके, बेकेलाइट उष्मा यानी कि बेकेलाइट हीट और विद्युत का कुचालक है। यही लाइन आपकी सीटेट की क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जो बेकेलाइट होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बैड कंडक्टर होता है। हीट अगर हीट के पर्पज से पूछे तो हीट के पर्पज से भी आपका कुचालक है, और विद्युत के पर्पज से पूछे, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से पूछे तो भी ये बेकेलाइट कुचालक है। ओके, यह बिजली के, देखिए बेकेलाइट्स जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इतना आप लोगों को याद रखना है। और ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, मतलब कि ये बिजली के स्विच, ओके, विभिन्न बर्तनों के हत्थे यानी कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ओके, आदि बनाने में काम आता है। और जो मेलामाइन होता है ये एक बहुउपयोगी पदार्थ है। जो बेकेलाइट है वो आपका क्या बनाने में काम आता है, तो बेकेलाइट आपका, ये आप लोगों को 2 पॉइंट बेकेलाइट में याद रखना है कि बेकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनाने में। और जो मेलामाइन होता है वो होता है वर्सेटाइल मटेरियल, बहुउपयोगी पदार्थ, राइट। सो इट रेजिस्ट फायर, ओके, यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ओके, अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा हीट को सहने की अधिक क्षमता ये रखता है आपका मेलामाइन। ओके, सो इतना आप लोगों को याद रखना है। देखिए, यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। ओके, आग का प्रतिरोध करते हैं रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने और फर्श की टाइलें। ओके, इतना आप लोगों को याद रखना है कि किचन का मतलब बर्तन हो गया आप लोगों का, फैब्रिक्स और फैब्रिक्स बनाने में, फ्लोर्स की टाइल्स बनाने में, ओके, इनका प्रयोग किया जाता है मेलामाइन का। देखिए ये उदाहरण और थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक आप लोगों को याद रखना है। प्लास्टिक जो होते हैं बेसिकली वो आपके प्लास्टिक जो होते हैं वो लाइट होते हैं। ओके, लाइट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। ओके, और प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव यानी कि अभिक्रियाशील। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, और प्लास्टिक जो होता है वो कुचालक होता है, मतलब पुअर कंडक्टर होता है। ओके, इतना आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये अपशिष्ट के प्रकार दिए हैं, पदार्थ की प्रकृति। सो ये भी आपकी सीटेट में यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। अपशिष्ट के प्रकार, अप्रहासित होने में लगने वाला लगभग समय और पदार्थों की प्रकृति। सो देखिए, सब्जी और फलों के छिलके होते हैं, बचा हुआ भोजन आदि, वो आपका 1 से 2 सप्ताह लगता है गलने में या सड़ने में, 1 से 2 सप्ताह लगता है। ओके, और ये पदार्थ की कौन सी प्रकृति है, तो ये जैव निम्नीकरणीय है। क्या होता है जैव निम्नीकरण, जिसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ओके, बायोडिग्रेडेबल उसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, मतलब कि जो मतलब पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, तो जीवाणु की क्रिया से, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, तो बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। ओके, सो उसी को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ओके, मतलब कि जैव निम्नीकरणीय। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे तो कल के द हिंदू के न्यूज़पेपर में आपको बायोडिग्रेडेबल से रिलेटेड न्यूज़ भी था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और हमेशा करंट में ये रहता है बायोडिग्रेडेबल। सो देखिए, कागज़ की बात करें तो कागज़ आपका 10 से 30 दिन लगता है सड़ने या गलने में। सो ये भी आपका जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। सूती कपड़ा की बात करें तो 2 से 5 माह लगता है, ये भी आपका जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। लकड़ी यानी कि ऊड की बात करें, लकड़ी की बात करें तो ये 10 से 15 दिन लगता है इसको गलने सड़ने में, ये भी आपका जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। ऊनी वस्त्र की बात करें तो लगभग 1 वर्ष लग जाता है, ये भी आपका जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। बात करें टीन की, एल्युमिनियम की और अन्य धातुओं के डिब्बे की तो ये 100 से 500 वर्ष लगता है गलने में या सड़ने में, ये आपका जैव अनिम्नीकरणीय हो जाएगा। अब ये जैव अनिम्नीकरणीय क्या होता है, तो ये होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, जो मटेरियल ईजिली डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस द्वारा, उसी को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मीन्स कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा
सरलता से विघटित नहीं होता है उसी को हम जैव अनविघटनीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बात करें प्लास्टिक थैलियाँ की तो ये जल्दी आपका गलती सड़ती नहीं है, कई वर्ष लग जाते हैं, ये भी आपका जैव अनविघटनीय हो जाता है। ओके, मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, सो चलिए आगे हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल और अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, इतना आप लोगों को याद रखना है। और ये देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रेफ्यूज। ओके, बेसिकली ये 3R होता है। ओके, सो देखिए, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए और पुनः प्राप्त करिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप लोगों को ये याद रखना है। आपका पूरा चैप्टर देखिए अब कंप्लीट हो गया। 6th, 7th और 8th क्लास की चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने यहाँ ऐड किया, इसको हम सॉल्व करते हैं और अपने कल की क्लास में हम कल सुबह 9 बजे अपना सीटेट का क्लास करेंगे। उसमें हम अपना इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीटेट साइंस दिसंबर 2021 में पूछा गया कि द मेजर रीजन फॉर यूजिंग बैकेलाइट फॉर हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर इज, मतलब कि प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि। सो देखिए, ऑप्शन है आपका, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अनब्रेकेबल एंड इट इज़ लाइट इन वेट। सो देखिए, यहाँ पे पूछा है कि प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने के लिए, बात यहाँ प्रेशर कुकर की हो रही है। हैंडल जो है प्रेशर कुकर हीट के संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया। ओके, सो जैसा कि हमें पता है कि हीट जो है वो बैड कंडक्टर, मतलब कि आपका बैकेलाइट जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का भी अगर पूछे तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ हो जाएगा। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर ए वहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि ये हीट के संदर्भ में पूछा है। हमने पढ़ा ना कि जो आपका बैकेलाइट होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर के हैंडल से संदर्भित क्वेश्चन पूछा है, तो हैंडल जो है प्रेशर कुकर हीट के संदर्भ में पूछा गया है। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हैंडल तक हीट पहुँच नहीं पाती जिसकी वजह से आसानी से हम पकड़ पाते हैं, राइट। सो यहाँ पे ए इज राइट। ओके, अगर इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में पूछता, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पूछता तो आपका इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता। ओके, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक और फाइबर टू फैब्रिक वाला। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इससे रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी हो। सो अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो और चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो सके। ओके, सो अब से हम रेगुलर कॉन्टिन्यूस क्लास करेंगे। सो आप लोग अगर कॉन्टिन्यूस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो इससे आप लोग एक अच्छा स्कोर अपने साइंस में करेंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।